चलिए, गुड इवनिंग सभी को। सभी लोग जुड़ जाएं एक बार जीविका के इस डिस्कशन में। थोड़ा सा लेट हो चुका है। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्या है आज का क्वेश्चन? आइए। पेन ट्रांसप्लांट पुरस्कार 2025 की विजेता कौन चुनी गई है? पेन ट्रांसप्लांट पुरस्कार 2025 की विजेता किसको चुना गया है? ऑप्शन आपके पास है दीप वस्ती, भानु मुश्ताक, सुधा मूर्ति या गीतांजलि। किसको चुना गया है बताइए। पप्पू कुमारी निर्मला है। चलिए, किसको चुना गया है बताइए, किसको चुना गया है? बीपीएम का। सबके लिए जीके जीएस भी जरूरी है। बीपीएम का भी कल लेके आ रहे हैं। 23 को आपका पेपर है। एक दिन मैं रात में भी लेके आऊंगा। चलिए, तो आंसर है इसका क्या आपको बताइए क्या है? विजेता और कृति की अगर मैं बात करूं तो गीतांजलि का नाम सुने होंगे लोग। गीतांजलि श्री का नाम, जिन्होंने उनके हिंदी लघु कथा के संग्रह के लिए, किसके लिए? गीतांजलि उनके उनके हिंदी कथा लघु संग्रह के लिए, कथा लघु संग्रह के लिए, किसके लिए? लघु संग्रह के लिए। थोड़ा सा वो कर दीजिए शेयर शेयर। लघु संग्रह के लिए, किसके लिए? लघु संग्रह के लिए। चलिए, लघु संग्रह के लिए उनको चुना गया है। और एक किताब जो है वो हिंदी से डेजी, क्या हिंदी से डेजी रॉकवेल के लिए, क्या है? हिंदी से डेजी रॉकवेल। पुरस्कार का स्वरूप अगर मैं बताऊं तो पुरस्कार का स्वरूप जो है इंग्लिश पेन द्वारा किया जा गया है। किसका है? पुरस्कार का जो स्वरूप है वो इंग्लिश पेन, किसके द्वारा? तो इंग्लिश पेन के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? तो इंग्लिश पेन के द्वारा किया गया है। ठीक है, कमलेश दे रहे हैं लोग। दीप वस्ती का गीतांजलि श्री। चलिए, तो इंग्लिश पेन के द्वारा पेन ट्रांसलेट साल्ट सहयोग में चुना गया। साल्ट एक प्रोजेक्ट है। क्या है? साल्ट एक प्रोजेक्ट है जो दक्षिण एशियाई के साहित्य अंग्रेजी पहुंचाने का काम करती है। गीतांजलि श्री की है एक प्रतिष्ठित हिंदी लेखिका थी और उन्होंने टॉम्ब, क्या है? उन्होंने टॉम्ब और एसेंड नामक उपन्यास के लिए 2022 में उनको अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला गया है। ठीक है ना? तो क्या करा है? पेन ट्रांसप्लांट के लिए आपको गीतांजलि श्री को चुना गया है। किसके लिए? अच्छा, मैथ का क्लास हो रहा है। मैथ का क्लास हो रहा है। ठीक है ना? ठीक है ना? तो किसको? गीतांजलि श्री को। और बिल्कुल मैथ का क्लास कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, उसका शायद क्लास चल रहा है। 25 जुलाई 2025 को बी नारायण जेपी बिरला स्मृति पुरस्कार सम्मानित किया गया। वर्तमान में वे किसके संगठन के अध्यक्ष हैं? बताइए, किसके संगठन के अध्यक्ष हैं? बताइए, किसके संगठन के अध्यक्ष हैं? बताइए बी। बताइए कौन है उस संगठन के अध्यक्ष? बताइए। तो डीआरडीओ, इसरो या सेबी? इसरो के बारे में बता दूं तो इसकी स्थापना 15 अगस्त कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को। किसके? डॉक्टर विक्रम साराभाई द्वारा। विक्रम साराभाई द्वारा, साराभाई द्वारा। ठीक है, साराभाई द्वारा, आप सभी को मालूम चाहिए। चलिए, अब बताइए इसरो। बताइए, तो इसरो कौन है? बताइए। तो वी नारायण जो है, बताइए इसरो का है, किसका है? जेवी, जिनको वी नारायण कौन है? तो इसरो क्या है? किसको है? इसरो का अध्यक्ष है। किसका? इसरो का अध्यक्ष। करिए। पुरस्कार डॉक्टर वी नारायण पुरस्कार उन्नत कोटि के लिए GSLV मेक सेकेंड और LVM3 के शक्तिशाली रॉकेटों के लिए इनका योगदान है। इसरो में उनकी भूमिका लिक्विड प्रोस्पेरण यानी LPAC की है। किसकी? इनकी भूमिका जो है वो LPAC की है। इसरो में इनकी भूमिका LPAC की है। ठीक है ना? क्या है? LPAC क्या है? जेपी बिरला स्मृति पुरस्कार, ये पुरस्कार उन वैज्ञानिकों को, शिक्षाविद को दिया जाता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के मामले में, शिक्षा के मामले में, शोध के मामले में और समाज सेवा के मामले में दिया जाता है। अन्य विकल्पों के बात करूं तो अगर मैं बात करूं तो चलिए इसरो। अब देखिए सेविक डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान, इसका वर्तमान प्रमुख कौन है? तो डॉक्टर समीर डीआरडीओ का, जिसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? तो नई दिल्ली में मिलेगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? नई दिल्ली में। और इसका है डॉक्टर समीर, याद रखिएगा लोग, डॉक्टर समीर बी कामत। कौन? डॉक्टर समीर बी कामत। ठीक है ना? और सेबी का आपको मालूम है तुहिन कांत पांडे। कौन? तुहिन कांत पांडे जो है ये सेबी के हैं और ये है डीआरडीओ का, सेबी का
ठीक है। और ये सेबी किसके लिए जाना जाता है, तो ये पूंजी बाजार के लिए जाना जाता है। किसके लिए, तो सेबी जो जाना जाता है वो पूंजी बाजार के लिए जाना जाता है। तो आज का आंसर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 में मेजर ध्यानचंद चंद्र खेल रत्न पुरस्कार किससे सम्मानित। मेजर ध्यानचंद चंद्र के बारे में ये जो पहले था, ये राजीव गांधी, कौन सा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ करता था। खेल रत्न पुरस्कार हुआ करता था, कौन सा, तो ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पहले हुआ करता था। ठीक है, बाद में इसको किसको बना दिया गया, तो बाद में इसको कन्वर्ट करके किसको कर दिया गया, तो मेजर ध्यानचंद, जिसको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। हॉकी का, किसका, हॉकी का जादूगर, हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, जादूगर भी इनको कहा जाता है। ठीक है, हॉकी का जादूगर। चलिए अब आंसर है हरमीत सिंह, अमन सहरावत, डी गुकेश और मनु भावकर। बताइए आंसर इसका, बताइए। और आंसर आपको देने लगे हैं लोग बी यानी डी डुकेश का। चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए, तो दे दे। राष्ट्रीय अगर बताइए मेजर ध्यानचंद चंद्र किसको मिला है, बताइए। अमन सावंत सम्मानित ही नहीं है, इनको तो ये सम्मानित मेजर ध्यानचंद चंद्र रत्न पुरस्कार इनको मिला ही नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएंगे। ठीक है, ये गलत हो गया। डी सम्मानित किए गए, लेकिन 2024 में मेजर ध्यानचंद चंद्र खेल रत्न पुरस्कार इनको मिला था। क्या मिला था इनको, डी केस को यह पुरस्कार उन्हें अंतरराष्ट्रीय शतरंज उपलब्धियों के लिए इनको किया गया था। विश्व चैंपियंस फाइनल तक पहुंचाने के लिए इनको किया गया था। ठीक है ना। और उसके बाद कह रहा है, तो देखिए खेल रत्न से सम्मानित जो लिखे गए तो इनको किनको मिला, डी डुकेश, किनको, डी डुकेश को, बिल्कुल। मनु भावकर ये भारत के प्रसिद्ध निशानबाजी है, टोक्यो और अन्य अंतरराष्ट्रीय में इन्हें बात किया गया था। अब देखिए यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं उस वक्त 5 लोगों को खेल रत्न, उसमें आपको मनु भावकर भी थी और हरमीत भी थी। ठीक है, बिल्कुल बीपीएम के जीएस में इसको आएगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, जिसको जो आप पढ़ेंगे बीपीएम में जो प्रोजेक्ट मैनेजर 20 नंबर का हटा के उसके बाद आप जो पढ़ेंगे वहां पे सारा चीज आने की बात करेगी। 11वीं राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर किस मंत्रालय द्वारा हॉट ऑन हिल्स पहल शुरू की गई थी। हॉट ऑन हिल्स पहल शुरू की गई थी, किसके द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा बताइए, अभी मिला नहीं है 2000, बताइए किसके द्वारा। 11वीं राष्ट्रीय हथल लगा, बताइए किसके द्वारा, किस मंत्रालय द्वारा किया गया है, आंसर बताइए, बताइए। तो ये जो आप लोग को ये जो चारों नाम आपको बताया गया ना, उन्हीं लोगों को 2025 में देने की बात की गई है। जैसे मनु भावकर, डीकेश, हरमीत सिंह हॉकी के कप्तान, परवीन कुमार, इस सब को मिलने की बात किया गया है। ठीक है ना। तो चलिए आंसर आ जाइए, कह रहे हैं 11वीं राष्ट्रीय हथकरघा, बताइए 11वीं राष्ट्रीय हथकरघा, बताइए आंसर आप लोग को देते रहिए, बताइए। तो क्या है आप लोग का, पर्यटन मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या गृह मंत्रालय। चलिए आंसर दे रहे हैं लोग, कुछ लोग इसका ए दे रहे हैं, कुछ लोग बी दे रहे हैं, तो बिल्कुल इसका वस्त्र मंत्रालय। कौन से, वस्त्र मंत्रालय, कौन से, वस्त्र मंत्रालय। हिट ऑन व्हील्स की बात बोला गया है, एक चलित प्रदर्शित देश भर के हथकरघों को, बुनकरों को और कारीगरों को, जो हाथों से बुनते थे, जो कारीगर थे, वह एक ऐसी मोबाइल वैन बस है जो शहर शहर जाकर, एक मोबाइल में बैठकर शहर शहर जाकर हैंडलूम प्रोडक्ट्स, क्या जो अब खत्म हो गई है, उसकी बिक्री की, प्रदर्शन की, प्रचार करती है। तो किससे, ये है आपको कपड़ा मंत्रालय से, क्या है, यानी उसको जाकर क्या करती है, बिक्री की, प्रचार। ये पहल कब शुरू किया गया, तो ये पहल 11वीं राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के दिन पर लॉन्च किया गया। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा लोग, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो 7 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 7 अगस्त को। किस मंत्रालय ने इसे शुरू किया है, तो भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय, और अभी कपड़ा मंत्रालय कौन है, गिरिराज सिंह जी। इन्होंने आयोजन के समाचार एजेंसियों के मंत्रालयों के आधारित स्रोत को पुष्टि किया था। हाँ मिलेगा, हाँ इनमें बिल्कुल इन चारों को मिलेगा, सभी थोड़े था, इसलिए मनु भावकर को मिला था। एक क्वेश्चन में थोड़ा सही आता,
मनु भाकर को, हरमीत को, अमन शाह को नहीं मिला था, ठीक है ना। तो इन तीनों को मिला था। अब उसमें एक से अधिक नहीं है, तो सबसे पहले डी डुकेश को मिला था, गुकेश को, इसलिए मैंने डी गुकेश को चलेगा, ठीक है ना। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सबसे पहले इनको की बात बोली, इनको भी मिला था, इनको ये हॉकी के लिए जानी जाती है, ठीक है। चलिए बिल्कुल आ जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। साउंड प्रॉब्लम, साउंड में क्या इश्यू है? साउंड में तो कोई इश्यू नहीं होगा, साउंड में सबको दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल, तो आ जाते हैं अब अपने नेक्स्ट। और ई टॉन का मतलब होता है मोबाइल मार्केटिंग, कारीगरों की आर्थिक अवसर देना, क्या देना? कारीगरों की आर्थिक अवसर देने की बात बोला जाता है। भारतीय हथकरघा को परंपराओं को बढ़ाना, जो खत्म हो चुकी है, जो क्या हो चुकी है? खत्म हो चुकी है, उनको आगे बढ़ाना। आत्मनिर्भरता, भारत में इसका सबसे बड़ा योगदान देने की भी बात बोली जाएगी। वस्त्र मंत्रालय हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट पर, पर्यटन मंत्रालय ये प्रचार का है। रक्षा मंत्रालय से सेना से है, और गृह मंत्रालय आंतरिक सुरक्षा से है। रक्षा मंत्रालय आपको मालूम है इस सेना से जुड़ा हुआ है, पर्यटन घूमने के लिए, और ये सुरक्षा से, जो हमारी सुरक्षा जो होती है। ओके बिल्कुल, ऑल क्लियर, थैंक यू। चलिए, भारत में किस वर्ष राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम शुरू किया गया? यानी आप काम करेंगे तो आपको उसके बदले क्या मिल जाएगा? खाना भी मिल जाएगा। यानी काम के बदले भोजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? बताइए कब शुरू किया गया था? नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम था, जिसे भारत सरकार ने ग्रामीण इलाकों में शुरू करने की बात की गई थी। कब की गई थी? ग्रामीण इलाकों में। कहाँ शुरू किया गया था? तो इसे ग्रामीण इलाकों में शुरू किया गया था। ग्रामीण इलाकों में शुरू करने की बात की गई थी। कहाँ? तो ग्रामीण इलाकों में इसे शुरू किया गया था, समझे। ग्रामीण इलाकों में इसे शुरू किया गया था। गरीबी और बेरोजगारी से निपटने के लिए इसको शुरू किया गया था। जब ग्रामीण इलाकों में इसको शुरू किया गया है तो जाहिर सी बात है क्या शुरू किया जाएगा? तो गरीबी और बेरोजगारी से निपटने के लिए शुरू किया गया था। ग्रामीण और किया गया था, निपटने के लिए शुरू किया गया था, ठीक है। इसके लिए ज्योति कुमारी राधे 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 शुरू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत गरीब लोगों को जो अनस्किल्ड है, मैनुअल काम करने के लिए तैयार है, उन्हें काम के बदले भोजन आदि अनाज देने की बात की गई थी, ठीक है। 14 नवंबर 2004 को शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? तो 14 नवंबर 2004 को इसे शुरू करने की बात की गई थी। कब? 14 नवंबर 2004 को इसे शुरू किया गया था, ठीक है ना। सभी को राधे राधे, ठीक है। और शुरुआत में इसे 150 सबसे पिछले जिलों चुना गया कि कौन से जिले, तो उसमें 150 सबसे पिछले जिलों में इसको चुनने की बात की गई। और ये योजना के बाद में, इसके बाद में क्या आया? मनरेगा जो 100 दिन रोजगार को देने की आपको गारंटी देता है। नरेगा के बाद, यानी नरेगा कब आया था? तो 2004 के बाद 2005 में आपको नरेगा आया, और नरेगा की जगह पर इसको नरेगा जो 2006 से लागू हुआ, पहले भी ये सीमित था, और इसी के जगह पर 2009 में क्या कर दिया गया? तो मनरेगा कर दिया गया। क्या कर दिया गया? मनरेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएं। तो आज का पहला आंसर हो जाएगा बी। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन? बताइए। भारत सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन नाम की एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना की मंजूरी दी है। डैश डैश क्रांति से जुड़ी है। स्वर्ण क्रांति से, या मिष्ठान से, या नमकीन से, या शहद से? बताइए। भारत सरकार ने। सर जी आपकी क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आती। अच्छा, क्लास की नोटिफिकेशन आज थोड़ा सा लेट कम। अच्छा हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ठीक है, चलिए देखा जाएगा इसकी नोटिफिकेशन क्यों नहीं आती है, ठीक है। चलिए आंसर दे दीजिए आप लोग। चलिए इसका आंसर दे दीजिए। तो आपको मालूम है बागवानी, शहद दे मधुमक्खी, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद की बात बोली जाती है। क्या है? NBAC। तो किसे? शहद। बिल्कुल क्या है? इस शहद की बात बोली जाती है। और क्या है आपको NBAC? तो भारत सरकार एक केंद्रीय क्षेत्र, राष्ट्रीय क्षेत्र यानी केंद्रीय क्षेत्र योजना है।
इसे स्वीट क्रांति यानी मीठी क्रांति लाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। किसके? मीठी क्रांति के लाने के उद्देश्य से, जो क्रांति से तो शहद से जुड़ी है, और इसे मीठी क्रांति, कौन सा? मीठी क्रांति लाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, ठीक है, शुरू किया गया था, ठीक है ना। और मिशन के अंतर्गत मधुमक्खी पालन वैज्ञानिक, संरक्षित और लाभकारी व्यवसाय बनाने के लिए कहा गया था। वित्तीय एवं समय सीमा भी दी गई थी। इसका जो बोला गया, इसकी शुरुआत में इस योजना को 2020 से 21 तक, बाद में इसको 2022 से 23 तक लागू की गई थी, और बजट में लगभग 500 करोड़ रुपया खर्च किया गया था। कितने? 500 करोड़ रुपया खर्च करने की बात हुई थी। बाद में इसे 2023-24 और फिर 25-26 तक इसको विस्तार कर दिया गया था। यानी ये अभी भी शुरुआत कौन से हुआ था? तो शुरुआती हुई थी 2020-21 से, 2020-21 यानी 20-21 की बात हम बोलेंगे, ठीक है। विकसित, उसके बाद इसको आपको 2020-21 की शुरुआत की बात, उसके बाद इसको क्या किया गया 2022-23, बाद में इसको चलते चलते 2025-26 में भी इसको क्या कर दिया गया और विस्तार करने की बात की गई। तो इस किससे रिलेटेड है? तो मीठी क्रांति से आपको मालूम होना चाहिए। किससे? मिलिट। लाभ का उद्देश्य मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण करना, जो लोग मधुमक्खी पालन करते हैं प्रशिक्षण करना, सब्सिडी के उपकरणों पर, मधुमक्खी की छत्ता पर शहद निकालने की मशीनों की आर्थिक बातें करना, चूंकि आजकल हमारे यहाँ शहद क्या है, ओरिजिनल तो मिलता नहीं है, ठीक है। चलिए, बारदोली सत्याग्रह भारत के किस प्रांत में शुरू हुआ था? बारदोली, इसका नेतृत्व करने वाले का नाम भी बताना। बिल्कुल सभी लोग आंसर डी दे रहे हैं, बिल्कुल। चलिए, इसका आंसर बताइए। बारदोली सत्याग्रह, तो बारदोली सत्याग्रह की शुरुआत 1928 में कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई है 1928। कब होती है? 1928 में, ठीक है ना। कब इसकी शुरुआत होती है? क्या? 1928 में। इसका नेतृत्व कौन किए थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको क्या बोला जाता है? यूनिटी ऑफ की बात बोली जाती है। कारण क्या था? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा अनुचित 22% भूमि राजस्व को वृद्धि करना। इस आंदोलन के बाद सरदार पटेल ने क्या मिला था? ये जो सरदार की उपाधि मिली थी, याद रखिएगा, पूछ सकता है किस आंदोलन के बाद सरदार पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी? तो बारदोली आंदोलन, बारदोली आंदोलन गुजरात, 1928 बारदोली आंदोलन गुजरात, ठीक है ना। सरदार की उपाधि मिली थी, ठीक है, बिल्कुल क्लियर। चलिए, तो समझ गए। आज नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने प्रदान किया था? प्रथम बाल 1857, जिसको सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। अलग अलग स्टेटों से शुरू, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस या बी.डी. सावरकर? बताइए, बताइए। ब्रिटिश शासन के खिलाफ 1857 में सैनिक आम जनता की अगर बात, बड़ा विद्रोह हुआ था। उस समय अंग्रेज इतिहासकार भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्र का बी.डी. सावरकर का योगदान, जिनको बी.डी. सावरकर, इन्होंने विनायक दामोदर सावरकर इनको बोला जाता है। पहले भारतीय थे जिन्होंने 1857 का विद्रोह किया था। पहले भारतीय, ठीक है ना, जिन्होंने 1857 का विद्रोह किया था। उन्हें 1909 में प्रसिद्ध पुस्तक अपनी एक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1909 में उन्होंने लिखी, और इस पुस्तक ने भारत और विदेशों के विद्रोह की बात। बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक के नाम से पढ़े। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर ही रहेंगे। और 1857 में प्रथम नहीं थे। सुभाष चंद्र बोस, आजाद हिंद फौज, कौन सा? आजाद हिंद फौज का संस्थापक, भारतीय स्वतंत्रता के क्रांति, लेकिन 1857 से नहीं थे। भगत सिंह क्रांतिकारी हुआ, लेकिन 1857 पर उन्होंने लेख लिखा, लेकिन इससे रिलेटेड नहीं थे। आंसर हो जाएगा डी। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम भारत के लिए वायसराय का शासन काल के दौरान
लागू हुआ था, यानी किस वायसराय के शासन काल के दौरान इसको लागू किया गया था? बताइए, लॉर्ड लिटेन, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड रिपेन? बताइए किसके शासन काल के दौरान इसको लागू किया गया था? आंसर दीजिए। बताइए, बताइए आंसर दीजिए जल्दी से। चलिए जल्दी से इसका आंसर दीजिए। जल्दी से। चलिए इसका आंसर सभी लोग दें, इसका आंसर सभी लोग दें, सभी लोग दें, सभी लोग। लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड रिपन? अभी तक आंसर इसका नहीं आया, एकदम सही दीजिए लोग। लॉर्ड लिटन, बिल्कुल राइट आंसर। कौन से थे? लॉर्ड लिटन, बिल्कुल। यह अधिनियम वर्ष 1878 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1878 में लागू हुआ था। 1878 कब लागू हुआ था? तो 1878 में लागू हुआ। इसे लागू करने वाले वायसराय का नाम था लॉर्ड लिटन। अधिनियम लागू करने का उद्देश्य जो था वो लॉर्ड लिटन भारतीय भाषाओं में प्रकाशित अखबारों और पत्रिकाओं पर कड़ा नियंत्रण लगाना चाहते थे। अंग्रेजी सरकार के खिलाफ बढ़ती योजना और किसान आंदोलन, गरीबी और ब्रिटिश नीतियों पर प्रखर विरोध, प्रेस की स्वतंत्रता की भावना बढ़ रही थी। भारतीय भाषा के अखबार लोगों से आंदोलन की चेतना फैलाई रही थी। तो कौन लगाया था? लॉर्ड लिटन। लॉर्ड हेस्टिंग ये गलत है, 1813 से 1823 तक थे। कब थे? ये 1813 से 1823 तक थे। ठीक है, 1813 से 1823 तक थे। और ये दोनों लॉर्ड डलहौजी, इनके समय 1848 से 56 रेलवे डाक जैसी सुविधाएं लागू हुआ था। लॉर्ड डलहौजी के बारे में रेलवे डाक जैसी सुविधाएं लागू हुआ था 1848 से 56। 1848 से क्या थे? 56। लॉर्ड रिपन की अगर मैं बात कर लूं तो ये गलत है। इन्हें वर्नाकुल प्रेस अधिनियम रद्द किया था, लागू नहीं किया था। और रद्द जब अब पूछेगा तो इनका नाम रखिएगा, इन्होंने क्या कर दिया था? रद्द कर दिया था। क्या कर दिया था? रद्द। ये नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मोल्दोवा अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन IS डैश सदस्य बना, कब बना था? 105, 106, 107 या 108? बताइए कब बना था? बताइए कब बना था? मोल्दोवा अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISS का सदस्य कब बना था? एक सौ पांचवा, 106, 107 या 108? बताइए कब बना था? बताइए। जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए। जल्दी से आंसर दीजिए। जल्दी से आंसर दीजिए। 107। क्या बोल रही हैं? 107, 105, 106 या 100? बिल्कुल 107, बिल्कुल राइट आंसर 107। कौन सा? 107 राइट आंसर है। मोल्दोवा अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ज्वाइन किया था। क्या? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ज्वाइन किया था। ISA क्या है? ISA एक अंतरराष्ट्रीय सरकारी संगठन है जिसे सौर ऊर्जा प्रसार और परियोजना के लिए वित्त पोषण को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना फ्रांस के COP21, इसकी स्थापना कौन किया था? तो इसकी स्थापना जो है, स्थापना फ्रांस के COP21, कौन? फ्रांस के COP21 पेरिस शिखर सम्मेलन में किया गया था। कहा? तो पेरिस, याद रखिएगा, पेरिस शिखर सम्मेलन में किया गया था। सम्मेलन में, पेरिस शिखर सम्मेलन में किया गया था। उद्देश्य था सौर प्रौद्योगिकों को निवेश को बढ़ाना और साथ ही साथ विकासशील देशों को, किसको? विकासशील देशों के लिए स्वच्छ सौर ऊर्जा
क्या करना, रास्ता आसान करना, क्या करना, उसकी रास्ता आसान करना। फरवरी 2025 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नेहरू युवा केंद्र संगठन की पहल के तहत कितने युवाओं को व्यवसायिक कौशल में प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है? 18,041, 35677, 12570, 12571, 282 और 75। बताइए कितने किया गया है? बताइए, आंसर दीजिए, आंसर दीजिए इसका, आंसर दीजिए इसका, आंसर इसका दीजिए, कितने, चलिए चलिए इसका आंसर दीजिए, कितने किया गया है? बताइए इसका आंसर दीजिए। कितने किया गया है बताइए? 28,275। कितना? 28,275 किया गया है। कितना? तो 28,271 डाटा है, डाटा याद रखिएगा लोग। ये युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय के अधीन भारत सरकार, किसके अधीन आता है? तो खेल मंत्रालय, खेल मंत्रालय के अधीन, खेल मंत्रालय के अधीन भारत सरकार। कौन? तो खेल मंत्रालय के अधीन, याद रखिएगा, भारत सरकार। बिल्कुल, एक कार्यकारी भारत सरकार सबसे बड़ा ग्रामीण युवा संगठन, देश भर में युवा क्लब कौशल प्रशिक्षण को देना। NYKS के तहत कई कार्यक्रम चलाते हैं जिनका उद्देश्य होता है युवाओं का रोजगार उन्मुख कौशल प्रदान करना। क्या होता है आजकल सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होता है? तो युवाओं का स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए, उसका रोजगार बहुत अच्छा होना चाहिए, और इसके लिए युवा प्रशिक्षित किया गया। कितना? जैसे में आप नोएडा में चले जाइएगा, नोएडा में भी इसकी ट्रेनिंग होती है, और ट्रेनिंग में आपको युवाओं को छाटा जाता है, और उसमें से जिनकी स्किल बहुत अच्छी होती है उनको जॉब में लेकर जाया जाता है। कहाँ पे? तो उनको जॉब में लेकर जाया जाता है। चलिए, कह रहा बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की 13वीं शासी परिषद की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? ढाका, बांग्लादेश, चेन्नई भारत, मालवे मालदीव, कोलंबो या श्रीलंका? बताइए कहाँ की गई है? बताइए कहाँ की गई है? बताइए, आंसर दीजिए। तो ये बंगाल की एक खाड़ी जो आंतरिक संगठन है, जिसे अंग्रेजी में बे ऑफ बंगाल यानी इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन BOBPIGO कहा जाता है। क्या कहा जाता है? BOBP कहा जाता है। क्या कहा जाता है? IGO, क्या IGO? किसकी? IGO इनको कहा जाता है। ठीक है, और इसका इसका उद्देश्य जो होता है बंगाल की खाड़ी में सतत मत्स्य पालन, सतत मत्स्य पालन, पारिस्थितिक जो है प्रबंधन और समुद्री संसाधन को विकास को क्या करना? बढ़ावा देना। क्या करना? विकास को बढ़ावा देने की बात बोला जा रहा है। ठीक है, 13वीं शासी परिषद बैठक क्यों की गई? कि बैठक में मालदीव में आयोजित की गई। कहाँ की गई थी? आयोजित की गई थी। और ये बैठक 20 से 22 फरवरी 2025 के बीच चला। कब चला? 20 से 22 फरवरी 2025 के बीच चला। इस बैठक में भारत के संगठन की अध्यक्षता स्वीकार की गई थी। क्यों महत्वपूर्ण है? तो संगठन छोटे पैमाने पर मत्स्य पालन की बात करता है। क्या करता है? छोटे पैमाने पर मत्स्य। तो कहाँ बैठक हुई थी भाई? मालदीव में। तो आंसर हो जाएगा माले और मालदीव। श्रीलंका, चेन्नई ये नहीं होगा। और भारत को इसमें क्या मिल गया था? तो भारत को आप सभी को मालूम है क्या मिल गया था? नेतृत्व करने की इसकी बैठक में भारत की संगठन की अध्यक्षता मिली थी। सबसे इंपॉर्टेंट, इस नेतृत्व में भारत की संगठन की अध्यक्षता मिली थी। संगठन की अध्यक्षता, अध्यक्षता मिली थी। ठीक है, अध्यक्षता मिली थी। समझ गए? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात बोले। मत्स्य पालन में बायोफ्लॉग तकनीक क्या है? बायोफ्लॉग तकनीक क्या है मत्स्य पालन में? ऑप्शन देखिए, कह रहा है मछलियों के अनुवांशिक रूप से संशोधित करने की एक विधि है। पानी में लाभकारी सूक्ष्मजीव जैसे बैक्टीरिया का एक समूह है। विकसित करके मछली के अपशिष्ट प्रोटीन युक्त भोजन में बदलना।
तालाबों में ऑक्सीजन के स्तर पर बढ़ाने के लिए एक यांत्रिक प्रणाली और मछलियों के लिए एक प्रकार की कृत्रिम टीका है। बताइए क्या है इसका आंसर, बताइए। तो ये ऐसा है कि पानी में लाभकारी सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया का एक समूह है को विकसित करके मछलियों की अपशिष्ट प्रोटीन युक्त भोजन को बदलना, ये है विस्तृत एक आधुनिक मत्स्य पालन तकनीक है। ये क्या है, एक आधुनिक, ये बायोफिक क्या है, एक आधुनिक, एक जो है आधुनिक, एक आधुनिक आधुनिक मत्स्य पालन तकनीक है, मछली पालन मत्स्य पालन तकनीक है, समझ गए, तकनीक है। यह सूक्ष्म जीव छोटी मछली के अपशिष्टों को खाकर उसे प्रोटीन खाद्य में बदलने की बात की जाती है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के लिए आवश्यक शर्त क्या है, क्या है उसकी आवश्यक शर्त, प्रकाश को संघनन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए और आपतन कोण को क्रांतिक कोण से अधिक होनी चाहिए। प्रकाश को विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाना चाहिए और आपतन कोण को क्रांतिक कोण से कम होनी चाहिए। प्रकाश को किसी भी माध्यम से यात्रा करनी चाहिए और आपतन कोण 90 डिग्री होनी चाहिए। प्रकाश की किरण सतह के समानांतर होनी चाहिए। बताइए इसका आंसर दीजिए लोग। 14 का आंसर बताइए, 14 का आंसर बताइए। तो आंसर हो जाएगा प्रकाश के संघनन के माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए और आपतन कोण को क्रांतिक कोण से अधिक होनी चाहिए। ये संघनन संघनन के माध्यम से विरल, विरल के माध्यम से प्रकाश, जैसे पानी से हवा, पानी से हवा। ठीक है, पानी से हवा की बात बोला जाएगा। आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होती है तब प्रकाश पूरे वापस परिवर्तित हो जाता है, इसे TIR कहते हैं, क्योंकि यह सिद्धांत ऑप्टिकल फाइबर, हीरो की चमक, पेरिस्कोप, दूरबीन आदि में काम करता है। दिशा उल्टी होती है तो शर्त लगता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, आपका ए हो जाएगा। चलिए, मानव का कान का कौन सा भाग ध्वनि के कंपनों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है जिन्हें मस्तिष्क द्वारा समझा जाता है, कर्ण का पटल, मध्य कर्ण की अस्थियां, कर्णवर्त या यूस्टेशियम नली। बताइए कौन सा है, बताइए। तो क्या हो जाएगा, इसके कर्णावत, कौन सा, इसी से हमें पता चलता है हमारी ध्वनि की, बिल्कुल ये ध्वनि तरंग जो कंपन से विद्युत संकेत यानी कर्व में बदलता है और ये संकेत ऑडिटरी नर्व के जरिए मस्तिष्क तक पहुंच जाता है। किससे, ये सब हमारे मस्तिष्क से जुड़ाव है। जैसे आप देखिएगा, आंख में दर्द हो तो सर में दर्द होता है, नाक में दर्द हो, कान में, वो सब क्या है, कर्नल केवल कंपन प्राप्त करता है, संकेत का नहीं बात करता है। ऑस्कल केवल कंपन बढ़ाता है, बदलता नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा आपको सी। श्वेतांबर अवधि में 1952 में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक किसने जीता था, KD जाधव, मिल्खा सिंह, कपिल देव या कर्णम मलेश्वरी, कौन जीता था, बताइए कौन जीतने की बात बोली थी, बताइए। कौन जीता था बताइए। तो इसके जीतने का नाम था KD जाधव। 1952 के हेलेंसिक ओलंपिक में, KD जाधव 1952 के हेलसिंक ओलंपिक में आपको जीतने की बात। ये स्वतंत्र भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक था, पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पद था, ओलंपिक पद था पहला, स्वतंत्र भारत के पश्चात की बात अगर का पहला व्यक्तिगत था। इससे पहले भारत के केरल के हॉकी टीम ने खेल को जीता था, लेकिन व्यक्तिगत पदक नहीं था, क्योंकि हॉकी टीम था, टीम को मिला था, व्यक्तिगत पदक की बात नहीं होती। किसको मिला था, वो मिला था टीम को। मिल्खा सिंह ने ओलंपिक पदक नहीं जीता था। कपिल देव क्रिकेटर है, क्रिकेट में ओलंपिक खेली नहीं जाती है। कर्ण महेश्वरी, इनको 2000 में सिडनी ओलंपिक में भारतों जो वजन कांस्य से जीता था,
सिडनी ओलंपिक में। कौन सा में? सिडनी ओलंपिक में इन्होंने जीता था। मिल्खा सिंह नहीं जीता था, ये तो क्रिकेटर है और ये ऑलराउंडर है। इन्होंने विश्व कप जिताया था, 84 का विश्व कप आप सभी को याद है। 84 के बाद हम 2003 का फाइनल ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद हमने फिर 2011 का याद कीजिएगा, महेंद्र सिंह धोनी की बात बोला जाता है। उसके बाद फिर अब तो रोहित शर्मा का दौर चला है, समझ गए। तो ये है आपका आंसर, क्या हो जाएगा? ए। कौन सा? ए। चलिए ए। और आज का चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का। कौन सा लास्ट क्वेश्चन? फीडे फीडे महिला विश्व कप 2025 के फाइनल जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? कोनेरो हम्पी, दिव्या देशमुख, आर वैशाली या तानिया सचदेवा? बताइए कौन बन गई है? बताइए बताइए कौन बन गई है? बताइए। दिव्या देशमुख। कौन? दिव्या देशमुख। 28 जुलाई 2025 को दिव्या देशमुख ने 2025 में फीडे महिला विश्व कप का खिताब जीता और उन्होंने फाइनल में कोनेरू हम्पी को ट्राई ब्रेक 1.505 से उन्होंने क्या कर दिया? हरा दिया। किसको हरा है? कोनेरू हम्पी, इन्हीं को हराया, इसको हरा दिया। जीता ए और इसको क्या कर दिया? हरा दिया। ये जीत इतिहास निर्माण की थी क्योंकि ये भारतीय महिला बन गई थी जो फीडे महिला विश्व कप जीतने में सफल हुई। कब? फीडे महिला विश्व कप जीतने में सफल हुई। साथ ही इस जीत के उन्होंने ग्रैंड मास्टर जीएम टाइटल भी हासिल कर लिया। तो आंसर हो जाएगा दिव्या देशमुख। कैसा लगा सेशन? देखिए थोड़ा जल्दी क्लास इसलिए छोड़ दे रहे हैं कि अभी आपको कंप्यूटर का क्लास देखना है। चलते हैं, मिलते हैं फिर कल 8 बजे। थैंक यू सभी को, थैंक यू सो मच। जो बाद में देखेंगे उनको भी अच्छा लगा होगा तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।